नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी पर यूं तो जुर्म बहुत छोटा था और कुछ लोग कहते हैं जुर्म था ही नहीं, मुकदमा होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जो भी हुआ, सजा 2 साल की दी गई, 2 साल की सदस्यता रद्द कर दी गई राहुल गांधी की। राजनीति के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और अब यह मामला दिल्ली पहुंच गया है और दिल्ली में जिस तरह की पैरवी हो रही है, आपकी कल्पना से परे है। सच कहूं तो दिल्ली दरबार में खलबली मची हुई इस वक्त, और जो चाणक्य हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि अगर राहुल गांधी को इस शख्स ने या सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी तो फिर क्या होगा। अगर राहुल गांधी दोबारा संसद लौटते हैं तो फिर आगे क्या होगा। अब मामला भले ही मानहानि का हो, चोर को चोर कहने का हो, डिफेमेशन का हो, जो भी हो, प्लानिंग बड़ी जबरदस्त थी। और गुजरात लॉबी की आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जिस तरह से राहुल गांधी की एक बहुत छोटे से मामले में इतनी जबरदस्त घेराबंदी की कि तीन अदालतों ने एक के बाद एक राहुल गांधी को सजा सुनाई या सजा पर मोहर लगा दी। मिसाल के तौर पर पहला मामला 23 मार्च 2023 का है। मजिस्ट्रेट कोर्ट सूरत, सजा सुनाई 2 साल की। राहुल गांधी की सदस्यता भंग कर दी गई, रद्द कर दी गई। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, उनसे बंगला छीन लिया, उनसे सदस्यता छीन ली, उनको सड़क पर ले आए, राजनीति खत्म कर दी राहुल गांधी की। फिर 20 अप्रैल को इसी फैसले पर फिर से मोहर लगाई सूरत के सेशन कोर्ट ने, और तीसरी बार 7 जुलाई को हाई कोर्ट ने भी सजा पर मोहर लगा दी, स्टे नहीं दिया, राहुल को कोई राहत नहीं दी। अब आप कहेंगे कि मोदी और शाह वो क्यों बेचैन हैं। आप कहेंगे कि गुजरात लॉबी क्यों बेचैन है। बेचैन इसलिए है क्योंकि ये मामला अब गुजरात से बाहर आ गया है और मामला पहुंचा है इन साहब के सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है। राहुल गांधी ने बाकायदा पिटीशन फाइल कर दी है और जो सज्जन जिन्होंने पिटीशन दाखिल करी थी, जिन्हें छोटा मोदी कहा जाता है, जिन्हें मोदी का सबसे खास आदमी कहा जाता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट को खटखटा चुके हैं। तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में और उस चीफ जस्टिस के यहाँ ये मामला जा सकता है जो चीफ जस्टिस मोदी के आगे झुकता नहीं, जो मोदी सरकार के आगे समर्पण नहीं करता। चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। अब दोस्तों, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी, उनके सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का क्या होगा। क्या वाकई राहुल गांधी को राहत मिल जाएगी, राहुल गांधी वापस संसद लौटेंगे, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। मैं चाहता हूं कि पहले आप एक तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर ऐसी है जो हो सकता है कि गुजरात के बाहर के लोग ना पहचाने, लेकिन इन साहब को गुजरात में लोग और खासकर सूरत में छोटा मोदी कहते हैं। जी हाँ, बड़ा मोदी दिल्ली में बैठता है, छोटा मोदी सूरत में बैठता है। और ये साहब हैं पुरनेश मोदी। यही वो शख्स हैं जिन्होंने राहुल गांधी की घेराबंदी की, यही वो शख्स हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल करी, और यही वो शख्स हैं जो मजिस्ट्रेट से लेकर सूरत के और गुजरात हाई कोर्ट तक पैरवी करते आ रहे हैं और अभी तक अपने पूरी प्लानिंग में कामयाब हुए हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि पुरनेश मोदी साहब, जिनके तार सीधे या यूं कहें हॉटलाइन सीधे मोदी से जुड़ी रहती है, जिनका एक्सेस अमित शाह से भी है और जिनकी बड़ी कद्र है क्योंकि मोदी जी के आशीर्वाद से छोटा मोदी मंत्री भी बने थे, इस वक्त MLA हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि देश के जितने बड़े वकील हैं जिनकी सिंपैथी मोदी से है, BJP से है, वो भी आजकल पुरनेश मोदी के लाइन पर है। यानी प्लानिंग जो है राहुल गांधी के केस को अपोज करने की सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक होगी। अब दोस्तों, ये जो पूरी प्लानिंग है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका असल मकसद क्या था, गुजरात लॉबी क्या चाहती थी, क्यों घेराबंदी राहुल गांधी की कर रही थी, और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट राहुल गांधी पर क्या था, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट
गुजरात लॉबी को क्या था, इसको समझने की ज़रूरत है। मैं चंद सेकंड आपसे लूँगा, फिर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। और लोग ऐसा कहते हैं, जानकार ऐसा कहते हैं कि राहुल गांधी की हर फाइल खंगाली गई। ईडी ने उनकी घेराबंदी की, इनकम टैक्स ने उनकी घेराबंदी की, 9-9 घंटे पूछताछ हुई, कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई ओवरसीज अकाउंट नहीं मिला, कोई घर नहीं मिला। और घर नहीं है तो आज की तारीख में राहुल गांधी भी बोल रहे हैं मेरा तो घर ही नहीं है, मेरा सरकार ने घर ले लिया। अब दोस्तों, जिसके पास अपना घर भी ना हो उसको घेरें कैसे? और इसलिए मानहानि, डिफेमेशन, रैली में दी गई एक स्पीच को ही आधार बना के राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई। और ये जो 2 साल की सजा है, इसकी अहमियत क्यों है वो मैं बता रहा हूँ। जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, जिसके तहत हमारे यहाँ सारी चुनावी प्रक्रिया होती है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहता है, इसकी धारा सेक्शन 8/3 कहती है कि अगर 2 साल की सज़ा किसी भी उम्मीदवार को हो गई, किसी MP MLA को हो गई 2 साल की सज़ा, तो वो सिर्फ 2 साल की सज़ा के लिए ही डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो एडिशनल 6 साल के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यानी 2 साल की सज़ा के लिए वो अयोग्य होगा ही, अगले 6 बरस के लिए भी, नेक्स्ट 6 ईयर्स, उसके लिए भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यानी कुल मिला के अगर आप टोटल करेंगे तो 8 साल होते हैं राहुल गांधी के केस में, 8 ईयर्स, 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते। और हम 2023 में हैं इस वक्त, यानी 2024 राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते, 2029 राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी अगला चुनाव लड़ सकते हैं 2034 में, 2034, तब वो चुनाव लड़ेंगे। प्लानिंग ये थी और इसीलिए 2 साल की सजा दी गई थी, इसीलिए सारा खेल हुआ था और सारी घेराबंदी गुजरात में हो गई। ये अलग बात है कि दिल्ली में कोई चंद्रचूड़ बैठा हुआ है और इसी से गुजरात लॉबी घबराई हुई है। अब दोस्तों, पूरे देश की इस केस पर निगाह होगी क्योंकि दोनों तरफ से, इधर से भी वकील होंगे राहुल गांधी की तरफ से और उधर से तो फिर हर वकील होगा, सारा सिस्टम एक तरफ खड़ा होगा, गोदी मीडिया, कॉरपोरेट, सारे बड़े वकील जो बीजेपी के साथ हैं। तो एक तरफ सिस्टम होगा और एक तरफ राहुल गांधी होंगे और उनके वकील होंगे, सच की लड़ाई होगी। अब इसमें क्या होगा ये मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही लेना। लेकिन एक चीज़ कि राहुल गांधी के इस मामले से गुजरात लॉबी इतना डरी क्यों हुई है, सहमी क्यों हुई है कि राहुल गांधी अगर उनको छूट मिल गई, राहत मिल गई, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो पार्लियामेंट वापस पहुंचेंगे और फिर अडानी का ये मामला जो ठंडे बस्ते में जा रहा है, ये संसद में फिर से खुलेगा। और भी कई ऐसे भ्रष्टाचार हैं जिनकी पोल राहुल गांधी खोलेंगे इलेक्शन ईयर में। यानी कहीं ना कहीं मोदी जी की छवि और तार तार करेंगे राहुल गांधी। तो एक तो इस मामले से डर है। दूसरा, अगर राहुल गांधी को राहत मिली तो ये गुजरात लॉबी की एक नैतिक हार होगी अगेन इलेक्शन ईयर में। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, साजिश की, प्लानिंग की सारी परतें खुल जाएंगी। अब आगे क्या होने जा रहा है, जाहिर तौर पर आज इसको मैं डिस्कस करूंगा अपने एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट भी आज मैं आपके लिए उनको लाया हूं जो राहुल गांधी को बहुत करीब से जानते हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के कई इंटरव्यूज़ किए हैं। आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसे वाहिद पत्रकार हैं, जावेद अंसारी, जो गांधी फैमिली का जिनको एक्सेस है। सोनिया गांधी को भी उन्होंने बहुत कवर किया और राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में पहुंचे और अब तक पार्लियामेंट से जब तक वो बाहर हुए तब तक जावेद अंसारी आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द रिपोर्टर्स हैं, वन ऑफ द जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, जिनका एक्सेस राहुल गांधी तक है। तो इनसे राहुल गांधी के बारे में मैं बहुत कुछ सवाल करना चाहता हूँ। चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट, राहुल गांधी का डिफेमेशन केस, इस पर तो मैं इनसे सवाल जवाब करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि राहुल गांधी की आगे का ब्लूप्रिंट क्या है। क्या अगर वो उनको राहत मिलती है तो क्या राहुल गांधी को पीएम का कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया जा सकता है? क्या राहुल गांधी पर्सनली पीएम का कैंडिडेट अभी नहीं बनना चाहते? उनकी प्रायोरिटी है अपोजिशन को एक साथ लेने की। राहुल गांधी के दिल में क्या चल रहा है? मैं कुछ पर्सनल सवाल भी करूंगा कि क्या राहुल गांधी
मुकेश अंबानी से कभी मिले या मिलते हैं या अडानी को जानते हैं? कॉरपोरेट को लेकर, क्रोनी कैपिटलिस्ट को लेकर राहुल गांधी क्या सोचते हैं? बिजनेस को क्या लेके सोचते हैं? मैं जावेद अंसारी से ये भी पूछूंगा कि इकॉनमी समझते हैं राहुल गांधी? क्या देश को आगे बढ़ा सकते हैं? ऐसे भी पर्सनल सवाल करूंगा। और मैं चाहूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ी के पत्रकार हैं, इंडिया टुडे में रहे, द हिंदू में रहे, उनको सुनिएगा गौर से। हालांकि वो आपके लिए हिंदी बोलेंगे, जावेद अंसारी, आखिर तक सुनिएगा। इस तरह के लोग जल्दी स्क्रीन पर आते नहीं। तो राहुल गांधी के बारे में बहुत से जो आपके सवाल होंगे, उसके जवाब आपको मिलेंगे। जावेद साहब, पहला मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी आखिरकार सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, लेकिन अगर मैं ये केस देखता हूं तो 2 साल की सजा तो उनको हो गई है, और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहता है कि 2 + 6 ईयर्स, यानी 2 साल की सजा और 6 साल की अयोग्यता, यानी कुल मिलाकर 8 साल राहुल गांधी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। यानी अगला इलेक्शन अगर वो लड़ सकते हैं तो 2034 में, 2034, यानी 2024 का इलेक्शन गया और 2029 का भी चुनाव हो गया। हो सकता है उस वक्त मोदी जी तो रिटायर हो चुके होंगे, लेकिन हो सकता है अगर ये सरकार रही और ये व्यवस्था रही तो पता नहीं किसके खिलाफ उनको उतरना पड़ेगा। मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि ये जो पूरा खेल है डिफेमेशन के एक मुकदमे को लेकर, आपको लगता है कि बीजेपी का एक बड़ा गेम प्लान था? देखिए, इस बात में किसी को शुबा हो ही नहीं सकता। कोई भी निष्पक्ष आदमी इतनी बड़ी सजा मानहानि की, मुझे तो नहीं पता कि भारत में किसी और को मिली है। कि जैसे आपने कहा और आपने ये नई बात उजागर की है, बहुत ज्यादातर लोगों को ये खबर नहीं है। लोग यही मानते हैं कि दो साल के लिए जी सजा हुई है और शायद 6 साल के लिए हो सकता है ये अटेंड न कर पाए अगर ये सजा बरकरार है। लोगों को ये नहीं पता कि ये 8 साल के लिए नहीं कर पाएंगे। 8 साल, पॉलिटिक्स में 1 हफ्ता बहुत होता है, सियासत में 8 साल तो पता नहीं भारत का रूपरेखा क्या रही होगी, क्या नक्शा रहेगा, किसी को नहीं पता। राहुल गांधी को इतना बड़ा दंड कि ये तो अप्रत्याशित है। मैं तो नहीं, मेरे से समझ में 40 साल में जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे नहीं कोई और इंस्टेंस याद आता कि किसको इतनी बड़ी सजा दी गई है। आपको लगता है कि चंद्रचूड़ की अदालत में अगर ये केस जाता है चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस क्योंकि मानव अधिकार के मामले, ह्यूमन राइट्स के मामले, ह्यूमन लिबर्टी के मामले, इस तरह के मामलों पे उनका बड़ा नाम है चंद्रचूड़ साहब का, कि अगर कोई भी आदमी अपने बोलने की आज़ादी को लेकर या किसी तरह के अपने अधिकारों को लेकर, या अगर किसी को सताया जा रहा है, उस पर बड़े सख्त फैसले उनके आते हैं। आपको लगता है कि चंद्रचूड़ से आपको भी कोई उम्मीद लगती है कि अदालत में आएगा तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ निष्पक्षता के साथ फैसला हो सकता है? देखिए, अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश से इंसाफ नहीं मिल सकता किसी को, तो फिर किससे मिलेगा? फिर किससे इस व्यवस्था में और किससे उम्मीद की जाए? हर तरीके की तरफ से तो नाउम्मीदी हो चुकी है लोगों को। जावेद भाई, ये तो चलिए अदालत की बात है, और मुझे लगता है कि जिस तरह का केस कमज़ोर है और उसमें बहुत से लकुने हैं, अगर आप एक बार जजमेंट पढ़ें गुजरात हाई कोर्ट का, सेशन कोर्ट का, सूरत का, तो साफ लगता है कि कहीं ना कहीं एक राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हुई है। और डिफेमेशन का मामला है, मुझे लगता है कि उसमें इतनी बड़ी जो सजा है रेयर ऑफ रेयर केस में दी जाती, तो वो तो अपनी जगह। राहुल गांधी अगर बाहर निकलते हैं जैसा कि लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी का फिर से वापस पार्लियामेंट आना, राहुल गांधी का मुख्य धारा की राजनीति में वापस आना, आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से एक कर्नाटक में बैटिंग करी, जिस तरह से उनका असर हमें हिमाचल में दिखा, कई बाई इलेक्शंस में दिखा, क्या कांग्रेस राहुल गांधी की लीडरशिप में, ये जो 3 स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्या यहाँ बीजेपी को हराने की कुव्वत रखती है? क्या पोटेंशियल है कांग्रेस में इस बार नवंबर में मोदी जी और अमित शाह की बीजेपी को 3 स्टेट्स के चुनाव में, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस भारी पड़ेगी? पड़ सकती है, पहले भी पड़ी है, इस बार भी पड़ सकती है। अभी चंद महीना पहले हिमाचल और कर्नाटका में पड़ी थी। कर्नाटका में तो उनकी सरकार थी, सत्तारूढ़ दल को उन्होंने वहां हरा दिया था।
तो पड़ सकती है। संयोजित तरीके से संगठित होकर अगर काम करेंगे। देखिए, राहुल गांधी ने भारत या जोड़ो यात्रा का के बड़ी कठिनाई उठाई। उस भारत जो उनके वो जो 3,500 किलोमीटर चले, वो तो चले ही, वो और जो उनका पार्लियामेंट में बयान था उसका बड़ा इनको बहुत बड़ा कर्ज उतारना पड़ा है। मेंबरशिप गई। राहुल गांधी को तब से इन लोगों ने ये तय कर लिया कि इनको सीन से हटाना है, जब ये भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस देख के। और अब बात ये चल रही है कि दूसरी भारत जोड़ो यात्रा चलेगी, ईस्ट से जी वेस्ट, और जी। अरुणाचल से चलेगी, और गुजरात में सोमनाथ मंदिर में उसका क्या नतमस्तक असर होने लगता है जाने आपको? से। अगर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 होगी फिर क्या होगा? तो यही होगा जो जो अभी पार्ट जो जो पार्ट 1 में नहीं हुआ था, उससे कहीं ज्यादा इसमें होगा। जी। आपको लगता है कि इस बार जैसे कांग्रेस 50-55 पे फंसी हुई है सीटों पर, लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस 125 सीट तक जाती है, 125 के ऊपर अगर कांग्रेस जाती है, तो फिर मोदी जी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रीजनल पार्टी तो परफॉर्म करेंगी करेंगी। जो असली लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होनी है, और कांग्रेस अगर 125 सीट से ऊपर जाती है तो फिर मोदी जी 200 सीट लाएं, इस पर भी किसी का एतबार नहीं। आपको लगता है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को अगर रिवाइव किया है और कांग्रेस अगर रिवाइवल मोड में है, तो क्या 2024 में आपको कांग्रेस 100 सीटों से ऊपर, 125 सीटों से ऊपर जाते हुए दिख रही है? देखिए, अब सारी लड़ाई वो उन 145 सीटों पे है जिन पे सीधे सीधे कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला था। पिछले इलेक्शन में 145 में से 141 बीजेपी के पास था। तो कांग्रेस को अगर बढ़ना है तो एट द एक्सपेंस बीजेपी को हरा के बढ़ना है। तो जब बीजेपी को हराएगी तो बीजेपी की टैली घटेगी। बीजेपी की टैली बिहार में घटेगी, बीजेपी की टैली महाराष्ट्र में घटेगी। ये तो सब मानते हैं, क्योंकि वहाँ गठबंधन है। अब रहा यही बात कि जो हिंदी भाषी स्टेट है, यूपी में मैं आज भी मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ वहां भारी पड़ेंगे, भाजपा वहां भारी पड़ेगी, लेकिन बिहार में नहीं भारी पड़ेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, इन सब स्टेट्स में जहां सीधे सीधे मुकाबला है, वहां अगर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। पिछली बार कैसे नहीं कि पिछली बार विधानसभा में तो जीत गए थे, लोकसभा में नहीं जीत पाए थे। हाँ, वॉक ओवर दे दिया पिछली बार। और इसीलिए इस बार अगर आप देखें तो इन सारे स्टेट्स में कांग्रेस अपने आदत से हट के पहले से ही बड़े संयोजित तरीके से, बड़े मिलजुल के, सचिन को भी मना लिया गया, टीएस सिंहदेव की भी बात मान ली गई, सबको कर लिया, सबको संगठित करके संयोजित तरीके से वहां काम कर रही है। जी। जावेद साहब, आप राहुल गांधी को कई बार इंटरव्यू आप उनका कर चुके हैं, आपकी मुलाकात होती है, और सोनिया गांधी का भी आपने इंटरव्यू लिया है, और गांधी फैमिली से आपका इंटरेक्शन रहता है, और बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जिनका इतना एक्सेस है कांग्रेस लीडरशिप में। राहुल गांधी को पर्सनली आप कैसा देखते हैं? कि राहुल गांधी जैसे आज मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो हरियाणा गए थे, किसानों के साथ बात कर रहे थे, तो एक महिला ने उनसे कहा कि हम आपके घर आना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा मेरा तो घर ही नहीं है, मेरा तो घर सरकार ने छीन लिया। मैं दिल्ली का फिर हमने भी एक दिल्ली दिखा दी, आपका काम घर। मेरा तो घर ही नहीं है, और मेरा सरकार ने घर ले लिया। ले लिया। कहने का मतलब है कि राहुल गांधी एक घर नहीं बना पाए, उनका जो उनके पास कोई गाड़ी अपनी नहीं है। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा आदमी है जो पैसे से दूर है, चकाचौंध से दूर है, कॉरपोरेट पावर से दूर है? आपको क्या लगता है राहुल गांधी को जब आप देखते हैं? देखिए, वो बहुत डिफरेंट है इन लोगों। और अगर राहुल गांधी का कुछ ये सब होता है ना, कॉर्पोरेट से लेना देना लोगों के साथ और उधर, तो अब तक राहुल गांधी की इनका अभी तो सदस्यता गई है, अब तक राहुल को इन लोगों ने तिहाड़ के अंदर कर दिया होता। राहुल पे कुछ मिला नहीं, इसीलिए उसका कुछ वो बाल नहीं बांका कर सके। अब आप मिलिए राहुल गांधी में, तो अब के राहुल गांधी हो तब के राहुल गांधी में नहीं। और उनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो भी बहुत बेहतर हुई है। और वो एक चीज जानते हैं राहुल गांधी, कि वो तिगड़म से जुगाड़ करके पूंजीपतियों की मदद से नहीं आ सकते। अगर वो आएंगे तो जनता के ही दम पे आएंगे। इसीलिए जो उनके लिए जो मैटर करते जनता हैं, के वो बीच। साइकिल मैकेनिक के, वो जनता के बीच में रहते हैं, खेतिहर किसानों के बीच में रहते हैं, ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी बैठ के खाना खाते हैं, जी। किसानों के साथ भी बैठते हैं, रोपनी हो रही होती है वहां भी चले जाते हैं। एक चीज और, जैसे राहुल गांधी आज की तारीख में नंबर 1 नेता हैं,
क्या वो राज्य सरकार में जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, कर्नाटक में उनकी सरकार है, राजस्थान में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, क्या राहुल गांधी इंटरफियर करते हैं? क्या मुख्यमंत्री के काम में दखल करते हैं जैसे मोदी करते हैं? मोदी चाहते हैं सारी पावर अपने हाथ पे ले लें। क्या राहुल गांधी के इशारे पर ये मुख्यमंत्री चलते हैं, या राहुल गांधी का तरीका कुछ और है डील करने का? देखिए, मैं 2 मुख्यमंत्रियों को पर्सनली मैं ये सवाल उनसे पूछ चुका हूँ और वो कहते हैं हम हलफ उठाने को तैयार। राहुल गांधी के से ने मुझे कभी, हाँ, राहुल गांधी ने ये जरूर कहा कि ये जो हम लोगों ने 5 वादे किए थे इलेक्शन के दौरान कि बस में फ्री महिलाओं को, किसानों का कर्जा माफ और जो लाभार्थी वाले वादे थे, ये वादे थे। लेकिन ये कहना कि ये दीपक शर्मा, जावेद अंसारी को ये दे दीजिए, दीपक शर्मा को फलाना कर दीजिए, इसको यहाँ बैठाइए, उसको उस आयोग का चेयरमैन बताइए, वो दोनों वो बिल्कुल सफाई से इनकार करते हैं। ब्रॉड पॉलिसी मैटर्स पे जब चीफ मिनिस्टर की से इन लोगों से मीटिंग होती है, सलाह राय मशवरा होता है और उसमें भी ज्यादातर चीजें खड़गे जी के थ्रू अप्रूव होती हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सिफारिश नहीं करते? सिफारिश नहीं करते कोई भी, आप मुख्यमंत्री उठा के देख लीजिए। ब्यूरो किसको चीफ सेक्रेटरी बना दो, इसको कैबिनेट, ऐसा कुछ नहीं कहते अरे वो। वो जानते भी नहीं होंगे, वो जानते भी नहीं होंगे कि कर्नाटका में कौन चीफ सेक्रेटरी, कौन ब्यूरोक्रेट किस लायक है, उस लेवल पे कहाँ है। जावेद भाई, एक चीज और आपसे पूछना चाह रहे थे। जैसे हम देखते हैं मोदी जी हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मुकेश अंबानी से मिलते थे, अनिल अंबानी से मिलते थे, गौतम अडानी का तो पूरा खेल ही सामने आ गया मोदी जी का। राहुल गांधी का कॉरपोरेट से कैसा रिश्ता है? क्या मुकेश अंबानी के साथ उठना बैठना राहुल गांधी का है? क्या अडानी से उनके संबंध थे? आपने कैसे देखा इन 10-15 सालों में राहुल गांधी को? नहीं, राहुल गांधी का बहुत कम है, इसीलिए बहुत से कॉर्पोरेट नाराज हैं। इसीलिए पहले लोग जो कॉर्पोरेट मदद करते थे, अब वो एक तो डर से नहीं मदद करते क्योंकि मदद किया तो ऊपर से चाबी कस दी जाएगी। दूसरा ये कि राहुल का ये जो पर्सनल इन लोगों से इतना नहीं है, वो इतनी घास नहीं जाती, इतना इन लोगों के साथ वो वाइन और डाइन नहीं करते। नहीं है, कुछ लेना नहीं। एक चीज और जानना चाहूंगा, राहुल गांधी जैसे हिंदुस्तान के इकोनॉमिक इशू हैं, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री के बारे में कि हम हिंदुस्तान को आगे कैसे ले जा सकते हैं, इसकी इकोनॉमी को कैसे बेटर कर सकते हैं, इस तरह का क्या मतलब उनके अंदर अब वो नॉलेज है, वो पोटेंशियल है उनको? अगर आप मोदी को देखें अगर इकोनॉमी के थॉट पर, और राहुल गांधी को देखें, तो क्या राहुल गांधी इकोनॉमी और इस तरह के इश्यूज को समझते हैं? कोई सॉल्यूशंस हैं उनके पास? देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस है कि राहुल गांधी क्रोनी कैपिटलिज्म में नहीं है। वो इसमें नहीं बिलीव करते कि बिग कॉर्पोरेट्स कैन डिलीवर। इसका यह मतलब नहीं कि वो खिलाफ हैं। उनका यह है कि जो नीचे के लोग, जो छोटे उद्योगपति हैं, जो छोटे कारखाने वाले हैं, जो जिनसे लोग, जो स्पेशली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, उनको तवज्जो देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको इंसेंटिव देना चाहिए। ये ना कि एक ही आदमी को सारे, नहीं, मतलब देश की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को समझते हैं, उनके सवाल को समझते हैं, इन मुद्दों को समझते हैं। देखिए, बिल्कुल समझते हैं। ये कह देना कि सारे सवालों का जवाब उनके पास है, ये मैं नहीं मानता। लेकिन सारे सवालों का जवाब जिन लोगों के पास होना चाहिए, जो चला रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री और देश, उनके ही पास नहीं है। तो जो विपक्ष है, जब आप सत्ता में आते हैं, आपके पास इनपुट्स, आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन इनके सलाहकार हैं, चिदम्बरम साहब हैं, जयराम रमेश हैं, और भी इकोनॉमी पे लोग हैं जो कहते हैं ऐसी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे, वो कहीं ज्यादा लोगों को कंसल्ट करते हैं, वो कहीं ज्यादा लोगों से बात करते हैं, वो कहीं ज्यादा पढ़ते हैं। जब सब आखिरी सवाल, और ये बड़ा सवाल है, अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है राहुल गांधी को, और राहुल गांधी फिर से उनका 2 साल की सजा पे स्टे लग जाता है, तो फिर से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे, फिर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या फिर कांग्रेस उनको प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करेगी? क्या राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, या आपको लगता है किसी खड़गे को, किसी नीतीश को, किसी और को वो बढ़ाएंगे? इस बार जल्दबाजी में नहीं है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी क्या सोचेंगे अगर वो उनका ये मामला क्लियर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, ये प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं होंगे, घोषित नहीं किए जाएंगे। 2004 वाला फॉर्मूला होगा, सब मिलके लड़ेंगे। उसके बाद डिपेंडिंग सीट किसकी आती है, अगर नंबर जुट के जिसकी ज्यादा सीट होगी वही होगा।
मुझे आज के दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। राहुल गांधी की ये कवायद नहीं है, ये मेहनत मशक्कत जो हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही कि अगले साल मार्च में विधि द्वारा स्थापित वही देश के प्रधानमंत्री की। सबसे पहले उन लोगों की प्रायोरिटी फिलहाल ये है कि बीजेपी को हटाओ, बीजेपी को कभी सत्ता से हटाओ। जैसे राहुल गांधी के साथ आपके इतने इंटरैक्शंस हुए तो नेता ऑफ द रिकॉर्ड अपने दिल की बात करता, आपको कभी लगा राहुल गांधी से बातचीत करते हुए कि प्रधानमंत्री की अभिलाषा है? देखिए, जब आदमी मेहनत करता है, जब आदमी फुटबॉल टीम में खेलता है, मैं तो खिलाड़ी रहा हूँ, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि एक दिन जब मैं अपने पीक पे हूँ तो मुझे भी लीड करने का मौका मिले। लेकिन कोई पहले से जैसे ढिढोरा तो नहीं पीटता। मैं तो सोनिया गांधी जी को भी बहुत करीब से देखा, जब 99 में जब वो आई और तो 2004 तक तो मैं बहुत उनसे क्लोजली इंटरेक्ट करता था। कभी उन्होंने ख्वाहिश नहीं जाहिर की, राहुल गांधी ने भी नहीं ख्वाहिश जाहिर की। आज तक मुझे कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं नहीं प्राइवेटली उन्होंने कभी ये जाहिर किया कि नहीं मैं ही लीड करूंगा, मैं ही होऊंगा। यानी आपका कहना है कि 2024 में ऐसा कोई वो रेस में नहीं है, और हो सकता है आगे 2024 के बाद फिर वो सोचें या पार्टी सोचे। 2024 में क्या परिस्थिति होंगी, नंबर होंगे, क्या होगा, पार्टी क्या डिसाइड करेगी, लेकिन राहुल गांधी की छीना झपटी करके किसी तरीके से किसी को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दो, किसी को घर बैठा दो और अपना कब्जा कर लो, वो वाली स्थिति नहीं है। जावेद साहब, आप आए और आपने जो रोशनी डाली खासकर राहुल गांधी की, जो आपने बात कही कि वो किसी तिगड़म से जोड़ तोड़ करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनकी नज़र नहीं है। वो मेरे ख्याल वो चाहते हैं कि विपक्ष को सबको एक साथ लेकर चलें और उसके बाद फिर जो फैसला आएगा, जो मंजूर होगा ऊपर वाले को, फिर वैसे ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में फिलहाल राहुल गांधी नहीं है, ये आप शायद कहना चाह रहे हैं। और आगे की पॉलिटिक्स क्या है राहुल गांधी की, मुझे लगता है तो सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होगा कि अगर कहीं सजा पर राहत नहीं मिली तो फिर 8 साल राहुल गांधी के चले गए। 2034 में फिर हम देखेंगे राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। मेरा उम्मीद करते हैं कि शायद चंद्रचूड़ साहब जो हैं कुछ सख्त फैसला सुनाएं, लेकिन फैसले पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। जावेद साहब, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रोशनी डाली और समय निकाला हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच। साहब आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया।